अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की आम मार्केट से जुड़ी और हुकूमती इक़दाम से, जिस पर आज बात करेंगे। ख़ास तौर पे जो तिजारती खसारा है और फिर जो ज़कात का निसाब है वो 80,933 रुपये मुकर्रर हो गया। स्कूल बंदिश, प्राइवेट स्कूल ऑनर्स परेशान है या फिर अमला हकीकी मानों में परेशान है जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठ रहा है, और फिर वो वालिदैन उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, इस वक्त इस पर भी बात करके देखेंगे। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, 18 से ज़ायद अशिया महंगी हो चुकी हैं खुर्रनोश की रमज़ान आने से कबल ही, और फिर मुर्गी की कीमतों को जो पर लगे हैं वो अब तक नीचे आने को तैयार नहीं। सेल्स और इनकम टैक्स में इस्लाहत करना होंगी। IMF कह रहा है, IMF ने बहुत सारा कुछ और कहा है। सूती धागे की बरामद पर टेक्सटाइल सेक्टर एहतजाज का ऐलान कर चुका है। और फिर बिजली सारिफीन के लिए एक बड़ी मुश्किल है कि गर्दिशी कर्ज अदा भी बिजली सारिफीन अपनी जेबों से कर रहे हैं, चूँकि गर्दिशी कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसका बोझ बिजली सारिफीन पर है। गर्दिशी कर्ज को कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ ना किया गया तो ये मोमिन खुसूसी खुद कह रहे हैं वज़ीर आज़म के कि अगर ना कुछ किया गया तो ये इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा डैमेजिंग पार्ट होगा। तो महंगाई और बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब माहिर मौशियात हैं, हमें ज्वाइन किया है। जवाद अब्रेज़ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है और स्कूल बिजनेस ऑनर है। ज़रा इस पर बात करेंगे कि स्कूल के जो बिज़नेस है उसको ज़्यादा परेशानी है या फिर जो बिज़नेस ऑनर्स हैं वो अपने अमले के लिए भी परेशान है, चूँकि टीचर्स और दीगर अमला जिनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं वो बहुत ज़्यादा एक महरूम तबका इस वक्त महसूस हो रहा है जब से स्कूल बंदिश वाला मामला सामने आया। एहसन मेहनती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, तेजी से स्टॉक मार्केट कभी सर आज भी मैं देख रहा था दिन में कभी 350 पॉइंट की गिरावट हो जाती है, हजार पॉइंट की गिरावट। सर ये जो उतार चढ़ाव एकदम से बहुत तेज हुआ है, बट लोग इस पे बड़े परेशान है कि इससे पहले या तो उतार का ट्रेंड देखते थे या फिर चढ़ाव का ट्रेंड देखते थे, अब दोनों ट्रेंड एक ही दिन में दिख रहे हैं। सर देखिए, आई थिंक यू आर राइट कि जो इस वक्त मामलात हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है IMF प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ कमिटमेंट्स IMF से हो निकले हैं जिसमें ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक, आई थिंक ये भी एक मेजर रीजन है। हम उतार चढ़ाव जो है वो एक्सचेंज रेट के अंदर भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। एक दिन रुपया जो है वो तेजी की तरफ होता है और एक दिन डॉलर तेजी की तरफ होता है। इस उतार चढ़ाव के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी टर्म्स हैं IMF से, जिसके अंदर हम जो इस वक्त एनर्जी प्राइसेस देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो नेपरा की जो डिसीजंस होते हैं वो जाहिर है अब हम देख रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल्स हैं लिस्टेड एक्सचेंज के अंदर वो उसमें प्रेशर जो है वो देखा जाता है। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि 2.7 बिलियन डॉलर की रिसीट हुई है मार्च के महीने के अंदर रेमिटेंस की मद में। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स ज्यादातर जो है आज स्टेट बैंक जो गवर्नर हैं वो उनकी आवक भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और उन्होंने बड़ी इंप्रेसिव बातें की। जो इस साल जो है 3% तक ग्रोथ देखी जाएगी, जो IMF 1.5% पे, वर्ल्ड बैंक 1.3% पर जाहिर कोट कर चुका है। स्टेट बैंक 3% पर प्रोजेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट ईयर की भी जो इवैल्यूएशन है वही थोड़ी मिक्स्ड है। स्टेट बैंक की तरफ से जाहिर थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक का प्रोजेक्शन है, 4% ग्रोथ की, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कम है और IMF से भी कम है। तो आई थिंक कि जो मिक्स सिनेरियो में नजर आ रहा है डेटा एक्यूमुलेटर्स का, अगर हम देखें तो कंफ्यूजिंग मामला है आजकल के अंदर। सर ऐसे मेहती साहब, मैं जरा 2-3 चीजें और भी इस पर आज बात करूंगा कि हम लोग कुछ शेयर प्राइसेस को बड़ी तेजी से गिरता देखते हैं और उसी दिन उसको बेहतर होता। मैं ज़रा वापस आता हूं, हमारे 2 और गेस्ट भी हैं, उनसे बात करके तो मैं आपसे ये वाली बात लाजमी करूंगा चूँकि लोग पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सर तिजारती खसारा 20% बढ़ गया सर जुलाई से मार्च का। एक तरफ हम पेट्रोलियम लेवी हासिल कर रहे हैं टिका कर, और फिर दूसरी तरफ हम अपनी टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, फिर भी हमारे खसारे बढ़ रहे हैं। सर देखिए, ज़ातियात से हटकर बात हो रही है कि आपके टेलीविज़न पे ये प्रोग्राम करते रहे हैं और हमने गुज़श्ता 2-2.5 साल में बार बार ये कहा है कि डॉक्टर हफीज शेख हो या बाकर रजा हो या कोई और साहब हो, इकोनॉमिक मॉडल के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये पूरा IMF से उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और उसको यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई जा चुकी है और इम्पोर्ट रिजीम के बारे में इनके पास कोई इम्पोर्ट पॉलिसी नहीं है। एवरीथिंग, यानी यहाँ तक कि मक्खन तक इम्पोर्ट किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, पता नहीं क्या क्या चीजें इम्पोर्ट की जा रही हैं। आपके फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है। अगर आप समझते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत अच्छा रिजर्व हो गया, तो अच्छे रिजर्व तो बांग्लादेश के हैं, आपके पास तो है ही कुछ नहीं कहने। और फिर इन हालात में जबकि कोई फॉरेन एक्सचेंज का कोई डिमांड नहीं है, स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा रहे हैं, दीगर अखराजात भी कम हैं, उसी एक ले के पेट्रोलियम है, एडिबल ऑयल है,
और इसके ऊपर भी यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप मैनेज करने के बजाय आप IMF ने जो आपको नुस्खा दे दिया जी 5 रुपए पर यूनिट बढ़ा दें तकरीबन, वो भी आप बढ़ा देंगे और मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो यू डोंट हैव एनी इंडिजिनस इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, और उसकी एब्सेंस में यही कुछ होगा कि जो भी आएगा वो अपना आपको नुस्खा पकड़ा देगा। क्या पाकिस्तान के अंदर एक 1.25 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपए महीने की कोई तनख्वाह अफोर्ड की जा सकती है? आप मुझे बताइए। कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर सदर पाकिस्तान की तनख्वाह नहीं है, वजीर आजम की नहीं है, स्पीकर की नहीं है, मिनिस्टर्स की नहीं है। आपने स्टेट बैंक के गवर्नर को पकड़ दिया। भाई लोकल पहले भी तो काम करते रहे ना पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में काम करते रहे हैं। तो देखिए आपको बैठना पड़ेगा, संजीदगी के साथ बैठना पड़ेगा। जो नई इकोनॉमिक एडवाइजरी, पहले इकोनॉमिक एडवाइजरी आप लेकर आए वो फेल हो गई, मिजरेबली फेल टू डिलीवर। अब जो इकोनॉमिक एडवाइजरी आई हुई है उसमें शौकत तरीन जैसे लोग लेकर आ गए। आप सर वो शायद आगे जाके तरीन साहब शायद आगे जाके वजीर खजाना, आप मुझे बताइए, मोहम्मद अली तबा को आप लेके आए लकी सीमेंट वाले तबा ग्रुप के, वो एक्सपोर्टर हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं। मैं डॉक्टर साहब ये जो शौकत तरीन साहब वाला मामला है इस पर मैं थोड़ी सी और भी बात करता हूँ। ये जो एडवाइजरी काउंसिल की आप बात कर रहे हैं, 17 रुकनी आए थे, 27 मेंबर्स पर मुश्तमिल एडवाइजरी काउंसिल की आप बात कर रहे हैं। मैं दोनों से करता हूँ। मैं ज़रा जवाद साहब से भी इस पर थोड़ी सी बात करूँ। जवाद साहब, एक तरफ स्कूल बंदिश, कोविड वाला मामला, दूसरी तरफ बिजनेस पर डायरेक्ट असर। ज़ाहिर है मैं सियालकोट से और दीगर चैम्बर से बात कर रहा हूँ, तमाम तर लोगों का ये बहुत ज़्यादा इसरार था कि आप स्कूल वाले मामले पर भी बात करें। ये एक बिज़नेस है जो, और इससे काफ़ी सारा रोज़गार जुड़ा है पाकिस्तान में, बल्कि ज़्यादा बड़े तबके का रोज़गार जुड़ा है इससे, चूँकि जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनके पास सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि स्कूल जॉब कर लें। ये बताएं कि क्या प्रेशर्स हैं और क्या हकीकी मानों में स्कूल ऑनर्स पर भी कोई प्रेशर है क्या? जी जवाद साहब। जी अस्सलाम, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मुझे आवाज नहीं थी आ रही। मैंने कहा बहुत सारे प्रेशर्स हैं कोविड के बाद और कोविड के साथ साथ, तो ये बताएं कि मैं जरा आगे चल के और भी चीजों पर बात करूंगा, स्कूल ऑनर्स पर भी कोई प्रेशर है क्या किसी हवाले से? अस्सलाम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए डेफिनेटली स्कूल ऑनर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं, और स्कूल ऑनर्स जो है इस टाइम दे आर फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वेरी क्रिटिकल एंड वेरी ड्रेडफुल प्रॉब्लम्स। देखें स्कूल ऑनर्स के लिए तो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो भी फीस अदा नहीं कर रहे बच्चों की, और जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि बिल्डिंग्स जो हैं मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है, और वहाँ पर उन्हें मुकम्मल तौर पर रेंट पे करने पड़ रहे हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी स्कूल के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे, स्कूल के साथ ताउन नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, स्कूल के अंदर जितने स्टाफ मेंबर हैं, टीचर्स हैं, और सिर्फ टीचर और स्टाफ मेंबर्स के अलावा स्कूल के साथ एसोसिएट और रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर और बहुत सारा तबका और अमला होता है जो स्कूल के साथ वाबस्ता होता है। सब के सब लोगों को इस टाइम बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना पेश आ रहा है, और ये जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमत को पहले भी कई बार हमने ये घंटी बजाई उनके आगे कि खुदारा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जिस तरह आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए जिस तरह आप पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, खुदारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए भी आपको पैकेजेस अनाउंस करें और इनके ऊपर भी नजरसानी करें। दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, मैं चाहूंगा इस पर और भी जरा बात कर लूंगा। एक ब्रेक से वापस आता हूं तो जरा सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फिर शेयर प्राइसेस वाला जो मैंने जिक्र किया इस पर भी बात करेंगे। फिर एक मसला है कि अमले पर ज़्यादा प्रेशर है, ऑनर्स पे ज़्यादा प्रेशर है, अमले को प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर ऑनर्स बेचारे वाकई में बहुत प्रेशराइज हैं, चूँकि जो वालिदैन हैं वो भी किसी न किसी रोज़गार से मुंसलिक हैं, उनके पास भी आजकल कमाई का कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, उसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। एहसन साहब, सर मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी जो मैंने लास्ट टाइम मतलब ब्रेक से पहले एक चीज़ छोड़ी थी सवाल के तौर पर। सर कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है, और ये मुझे बहुत सारे लोगों ने इस पर कहा कि आप सवाल भी कर रहे हैं ताकि हमें भी पता चले, और उसी दिन उस स्क्रिप्ट में बेहतरी भी देखी जा रही है। तो कोई ख़ास वजह होती है, कोई फार्मूला है, कोई वजह है, या फिर कोई ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर लोगों को एतमाद होना चाहिए? देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर और इस वक्त हो रही है, और आई थिंक कि जो अर्निंग सीजन होता है नॉर्मली उसके अंदर
रिजल्ट अनाउंसमेंट्स भी होते हैं। तो आई थिंक कि इसको हम एक पर्टिकुलर इवेंट पर भी डाल सकते हैं कि अगर कोई रिजल्ट अनाउंसमेंट आ जाता है और वो रिजल्ट जो है तवक्कुआत से बेहतर होता है तो उसमें बाइंग एक्टिविटी आ जाती है स्क्रिप्ट में। और जाहिर है कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है 5% तक उसमें मूवमेंट आ जाता है एक अच्छे दिन के अंदर। और अगर वो गिरावट की तरफ हो रही होती है तो जाहिर ऑयल स्क्रिप्ट में हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा उसमें गिरावट आ जाती है। और इंट्राडे में भी ऐसी मूवमेंट आ जाती है जो इंटरनेशनल खबरों के साथ, जैसे इससे पहले स्विस कैनाल के इशू था तो हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी और इंट्राडे जो है मूवमेंट ऑयल स्क्रिप्ट्स के अंदर आ गई थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब ये स्टेट बैंक गवर्नर की आवक हुई आज के दिन तो हमने देखा कि बैंक सेक्टर जो है अचानक से उसने आउट परफॉर्म किया और फिर उसके बाद प्रेशर आया। आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जो ग्लोबल रिलेटेड हैं, इंटरनेशनल मार्केट रिलेटेड है, जिसकी वजह से आ जाती हैं। अर्निंग सीजन की वजह से भी ऐसी गिरावट आ जाती है। और फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के अपने डिसीजंस होते हैं ईसीसी को लेके, जो एनर्जी प्राइसेस वगैरह के अंदर जो चढ़ाव आता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि नॉर्मली इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां पर जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर लेता है। तो आई थिंक कि ये जो मामलात हैं ये कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो चलते रहते हैं, जिसमें अर्निंग सीजन के अंदर अर्निंग अनाउंसमेंट भी जो है वो मेजर मूवमेंट जो है वो के अंदर लेकर आ जाते हैं। एक चीज मैं चाहूंगा इसमें ऐड भी कर दें, क्या ये बात भी हकीकत है कि जिन सेक्टर से टैक्स छूट खत्म हुई थी उसके जिम्मे में आने वाले कुछ सेक्टर्स जिनका ताल्लुक स्टॉक मार्केट से है तो क्या वो थोड़ा प्रेशर का शिकार हुए थे? वो जो टैक्स छूट सदारती ऑर्डिनेंस 150 अरब रुपए के करीब टैक्स छूट वाला मामला था। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे ग्रुप कंपनीज या ग्रुप होल्डिंग कंपनीज का जो है वो जोर ज्यादा था, वहां पर हमने ऐसे भी देखा कि आगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो मराहतें दी गई थी उसके अंदर इनिशियली बहुत ज्यादा बाइंग सीमेंट में, स्टील में, ऑटो सेक्टर के अंदर देखी गई। बट उसके बाद हमने देखा कि आने वाले वक्त काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं जब अब गवर्नमेंट जो है 6 ट्रिलियन का जो है वो टारगेट हदफ रख रही है आने वाले बजट के अंदर। वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मराहतें हैं और जो टैक्सेस जो है वो उन सेक्टर्स के अंदर लगेंगे कि जहां पर इससे पहले कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मराहतें दी गई थी। तो आई थिंक कि आने वाला वक्त काफी ज्यादा मुश्किल जो है नजर आ रहा है। और जैसे ही जो गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं, जो बजटेड फिगर्स होते हैं वो सामने नजर आते हैं तो वहीं उन सेक्टर्स के अंदर जहां से मराहतें ली जा रही होती हैं, जिस तरह से आपने इंडिकेट किया, वहां पर प्रेशर देखा जाता है और इंट्राडे देखा जाता है। तो आई थिंक कि आने वाले वक्त काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। बजट भी बनाना है और फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना है। डॉक्टर साहब, डेफिसिट्स को कंटेन करना आने वाला टाइम मजीद चैलेंजिंग होगा। सर आने वाला टाइम रह कितना गया? अब तो 2 साल करीब अरसा रह गया है। तो गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बेहतर करनी थी, बार बार वजीर ख़जाना की तब्दीली, बार बार FBR के चेयरमैन की तब्दीली, बार बार टीम की तब्दीली, तो क्या चीज़ें इससे बेहतर होती हैं या फिर एक पॉलिसी मुरतब कर लें और कोई बंदा उस पर काम ना कर पाए तो फिर उसको थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए? ये तो इकोनॉमिक लीडरशिप का भी फुकदान है यहाँ पर पाकिस्तान में और पॉलिटिकल लीडरशिप का तो इशू आपके सामने, आपसे बेहतर कौन जानता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। $20 मिलियन $2 करोड़ बनते हैं, तकरीबन समझ लीजिए कि 150-155 डॉलर लगा रहे तो कितने हुए? 300 करोड़ रुपया हो गया। कितना हुआ जी? ये पैसा लैप्स हो गया है, हायर एजुकेशन कमीशन को दिया था कोविड रिस्पॉन्स के लिए। समझ लीजिए बात को, नवंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, 20 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 21 लगा हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जो कि छोटी छोटी चीजें हम जैसे गरीब मुल्क के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अव्वल तो फंडिंग आती नहीं है पाकिस्तान में, और अगर आती है तो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी सिटिंग इन कराची और इस्लामाबाद, उनको इससे तो गर्ज ही नहीं है कि किसी गरीब का स्कॉलरशिप बन जाएगा या पाकिस्तान में रिसर्च। सुन लीजिए मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं, ये भी नुकता है। और दूसरा नुकता सुन लीजिए अब आप, $27 बिलियन की आपको फाइनेंसिंग की नीड है इस साल, कहाँ से पूरी होगी? सऊदी अरब उसमें शामिल नहीं है। सर, 10-11 बिलियन डॉलर जो है ना आपको चाइना का शामिल हो रहा है, कुछ ADB का शामिल हो रहा है, कुछ वर्ल्ड बैंक का शामिल हो रहा है। पैसे ही नहीं है आपके पास पाकिस्तान को चलाने के लिए जनाब। यू नीड होगा क्या? वाइब्रेंट लीडरशिप, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। मैं एक छोटा सा सवाल कर लूं जवाद साहब से, फिर आपसे आता हूं वापस। सर, कि ये तो बड़ी टेंशन बन जाएगी ना, सऊदी अरब अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेगा इन्वेस्टमेंट की और ना कतर, तो फिर होगा क्या? चाइना के साथ ताल्लुकात तो हैं लेकिन हम उन्हें देने के लिए 313 मसनूआत भी नहीं रखते। जवाद साहब, सर आप कुछ कह रहे थे, मुझे ये बताएं सर कि जो अमला है आपका या जो स्कूल्स का है तमाम तर पाकिस्तान, वो बड़े दबाव का शिकार है, उसकी जॉब्स जा रही हैं। दूसरी तरफ अब वालदैन का कह रहे थे, तो मैं कह रहा था कि वो बेचारे भी बहुत प्रेशर का शिकार हैं। तो क्या उनकी बेहतरी के लिए भी कोई पॉलिसीज़ हैं स्कूल ऑनर्स के पास?
जी जी बिल्कुल अरसलान, हमारे पास काफ़ी पॉलिसीज़ हैं और हमने कई बार ये डिस्कस भी कर चुके हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। देखें, अगर अरसलान शुरू में ही कोविड के शुरू में पिछले साल भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इवन के आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर 1000 स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर उन्होंने स्कूल्स को बंद कर दिया है। और तकरीबन 5 से 10 हज़ार स्कूल ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर कोविड मजीद 1-2 माह और चला तो हम भी स्कूल्स बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी तरफ फोकस नहीं करे, ध्यान नहीं करे। दूसरा आपका सवाल कि पेरेंट्स इसमें क्या करें। देखें, अगर पॉलिसीज बनाई जाती अच्छी जबरदस्त किस्म की पॉलिसी अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती, हमसे डिस्कस किया जाता। देखें, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पैगाम, ये रिक्वेस्ट करता हूं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि अगर देखें आपके मिनिस्टर्स कोई पॉलिसीज नहीं बना रहे तो आप आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ डिस्कस करें। मैं वापस आता हूँ, पॉलिसीज देते हैं। ये जो साथ बैठने वाली बात आप कर रहे हैं ना, ये तो चेंबर ऑफ कॉमर्स भी बड़ा परेशान है जी, बैठते पता नहीं है या नहीं, लेकिन उनकी मानते नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से तो बहुत सारी चीज़ों पे और बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात चल निकली थी गर्दिशी कर्ज के हवाले से, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बात करके देखते हैं। हमारे साथ तीनों हज़रात मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे सर, दो चीज़ें, एक तो गर्दिशी कर्ज इस पीटीआई की गवर्नमेंट में 11 ट्रिलियन के करीब दुगना हो गया, यानी 11 खरब रुपए बढ़ा है। सर इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरी तरफ सर महंगाई, रमज़ान करीब है, आम आदमी की तो कमर टूट रही है। डॉक्टर जब्बार साहब, सर चले मैं ज़रा इस पर एहसन मेहंती साहब से भी बात कर ले। तो एहसन साहब, सर गर्दिशी कर्ज बड़ी तेज़ी से बढ़ा है सर, को इसको कंट्रोल करने का फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा। अब तो वो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताबिश साहब ने खुद भी कह दिया है कि ये बहुत बड़ा एक इशू और चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन नहीं अगर कंट्रोल होता तो जाहिर है कि इसका डायरेक्ट असर सारिफ पर भी पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया है कि ये सर्कुलर डेट जो इशू इस वक्त हम देख रहे हैं, इसका कोई रिजॉल्व ये नहीं नजर आ रहा। आगे जाकर जो है ये फिगर जो है काफी ज्यादा जो है, अब आईएमएफ से कमिटमेंट हमारा हो चुका है कि हम जो हमारा एनर्जी टैरिफ है उसके अंदर इंक्रीज लेकर आएंगे। मेरे ख्याल से 50% तक इंक्रीज अगर जाकर बनेगा तो ये सर्कुलर डेट जो है माहवार जो है वो इस जाहिर है इसका एक रिजॉल्व नजर आएगा। बट अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि जब तक इसको जो है वो हम पूरे तरीके से जड़ से नहीं इसका एक रिजॉल्व निकालते, जो जाहिर है जिसमें एनर्जी प्राइसेस का जो है जाकर जो है वो रेशनलाइजेशन है, साथ में जो रिकवरेबल्स हैं उनको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करना, ये भी एक आइडियली जो है वो एक ऑप्शन नजर आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये 4.6 ट्रिलियन तक चला जाएगा 2023 के अंदर। अगर हमने इसको रिजॉल्व नहीं किया, आई थिंक कि ये तो एक बलूनिंग सिचुएशन है जिसमें फिस्कल डेफिसिट भी हमारा जो है होता चला जा रहा है। और जाहिर है गवर्नमेंट के कमिटमेंट है आईएमएफ से कि वो फिस्कल डेफिसिट को जो है वो सस्टेन करना है इस लेवल पर। आई थिंक कि काफी ज्यादा इस वक्त हम चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर है, जहाँ पे एक रिस्पेक्टिव कंपनीज जो है वो रिजॉल्व भी नहीं दे रही है इसका, और साथ में ये डेट जो है बढ़ता भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का वक्त आज कमेटी, और बहुत सारा कुछ डिस्कस हो सकता था जिसको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। एहसन मेहंती साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब आपका शुक्रिया, जवाद अब्रेज खान साहब का भी शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।